तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो अपने राजस्थान की ज्योग्राफी का आज एक नया टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान की झीलें। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा है नहीं, प्यारा सा टॉपिक है। सबको पता है कि झीलें सिर्फ दो प्रकार की होती हैं। एक तो वो झीलें जिनमें खारा पानी होता है, उनको हम कहेंगे खारे पानी की झीलें। एक वो झीलें जिनमें मीठा पानी होता है, तो वो होती है मीठे पानी की झीलें। बस झीलें दो प्रकार की होती हैं। यही अपना टॉपिक था। बताओ अब अगला टॉपिक मैं कौन सा कराऊं? इतना ही टॉपिक था, हो गया। राजस्थान में झीलें दो प्रकार की होती हैं। एक तो खारे पानी की झीलें हैं, दूसरी अपने मीठे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलों में खारा पानी पाया जाएगा, मीठे पानी की झीलों में मीठा पानी पाया जाएगा। ओके, मुझे फटाफट ये बताओ कमेंट करके तुम का राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी झीलें पाई जाती हैं? अगर मैं तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती है या मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं, मुझे जल्दी से बताओ। इसका आंसर मुझे जल्दी से दो। सर एक बात तो समझ में आती है कि चलो मीठे पानी की झीलें हैं, उनसे तो हम पानी पी लेंगे, सिंचाई कर लेंगे, लेकिन खारे पानी की झीलें क्या काम आती हैं? खारे पानी की झीलों से नमक का उत्पादन किया जाता है भाई। ठीक है, इनसे नमक बनाया जाता है। बहुत बढ़िया। अरे वाह, अनीता कह रही है मीठे पानी की। और बताओ, मीठे पानी की राज भी कह रहे हो है, और बताओ। हाँ, जो मीठे पानी की कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाकी सब गलत बता रहे हैं। हाँ, बताओ बताओ। राजस्थान में सर्वाधिक झीलें कौन से पानी की पाई जाती हैं? बस दो तीन स्टूडेंट की आए हैं, बाकी सब खारे पानी की बता रहे हैं। फिर तो सारे तुम गलत बता रहे हो भी, सारे के सारे। हैं? ये जो खारे पानी की झीलें होती हैं, ये टिथी सागर का अवशेष होती हैं। टिथी सागर क्या होता है उसके बारे में मैंने तुम्हें भौतिक प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। राजस्थान का 2/3 भाग मरुस्थल में फैला हुआ है। लगभग 62% भाग वो मरुस्थल वाला है। और मरुस्थल टेथी सागर का अवशेष है। इसलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। शिवराज, अगर राजस्थान में मीठे पानी की झीलें पाई जाती सबसे ज्यादा, तो हम राजस्थानियों की मौज हो जाती, पानी की कमी नहीं रहती हमारे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि ये जो खारे पानी की झीलें हैं, ये टिथी सागर का अवशेष है। और लगभग 62% भाग के ऊपर हमारा मरुस्थल फैला हुआ है। जहां पर मरुस्थलीय भूमि होगी, तुम उम्मीद करते हो क्या वहां पर मीठा पानी हो सकता है? नहीं हो सकता सर, तो नॉर्मल सी बात थी। राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। तो आज अपन सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? खारे पानी की झीलें। ये बताओ कि कौन सा ऐसा जिला हो सकता है जहां पर सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं? नागौर। पहले नागौर था, वर्तमान में डिडवाना कुचामन होगा नए जिलों के हिसाब से। आज अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने ये लिखा कि देखो झीलें दो प्रकार की होती हैं। एक तो होगा खारे पानी की झीलें, जिनमें खारा पानी पाया जाता है, उस पानी से हम नमक बनाते हैं। दूसरा होगा मीठे पानी की झीलें, जिसका पानी हम पीने के उपयोग में लेते हैं, सिंचाई के लिए उपयोग में लेते हैं। तो आज की क्लास में हमें खारे पानी की झीलें क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। करूं स्टार्ट? ठीक है सर। खारे पानी की झीलों की मैंने विशेषता बता दी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें हैं। अभी मैंने बताया है। खारे पानी की झीलें टेथी सागर का अवशेष है। टेथी सागर क्या होता है, अगारालैंड गोंडवानालैंड क्या होता है, इसकी बातें हम बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम बना बना के भौतिक प्रदेश में समझ चुके हैं। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें डिडवाना कुचामन जिले में पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें पहले नागौर में पाई जाती थी, लेकिन अब आपका नया जिला बन चुका है डिडवाना कुचामन, तो उसके अंदर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। चलो अभी सबसे पहले हम जिस झील की बात करेंगे उसका नाम है सांबर झील। सांबर झील कहां पर है सर? सांबर झील फुलेरा जयपुर में है। सांबर झील की बात करेंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसका नाम है सांबर। द सांबर साल्ट लेक। साल्ट का मतलब होता है नमक, लेक का मतलब होता है झील, और सांबर का मतलब तो सांबर ही है, अब इसका तो नाम ही हो गया, मतलब सांबर वाली नमक की झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी है।
अब तुम्हारे सबसे पहले मन में आएगा सर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है, जो मैंने लास्ट में नोट लगाकर लिख भी रखा है। ठीक है, लास्ट में समझा दूंगा मैं। तो ये जो अपने सांबर झील है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर नहीं देखी है किसी ने सांबर झील, तो आराम से फोटो देख सकता है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी है। भारत की नंबर 1 कौन सी है सर? चिल्का झील है, जो उड़ीसा के अंदर है। चलो मैं फोटो दिखाई देता हूं तुम्हें, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील की तुम्हें फोटो दिखा देता हूं। ये है भाई, ये मैंने लास्ट में नोट लगाकर लिख रखा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। ओके, ठीक है। ठीक है सर, चलो आगे। हाँ, ये सांबर झील राजस्थान के 3 जिलों में फैली हुई है। ये जो अपने सांबर झील है, ये राजस्थान के 3 जिलों में फैली हुई है। कहां कहां सर? ये जयपुर के अंदर फैली हुई है, अजमेर के अंदर फैली हुई है, और डिडोना कुचामन में फैली हुई है। सांबर झील राजस्थान के 3 जिलों में फैली हुई है, जयपुर, डिडोना कुचामन और अजमेर में। अगर आप ऊपर से जाकर सांबर झील की फोटो देखोगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। मतलब कहीं पर ये थोड़ी सी कम दिखाई देगी, कहीं पर चौड़ी दिखाई देगी, और कहीं पर और भी ज्यादा चौड़ी दिखाई देगी, ऊपर से ज्यादा। ये मतलब सांबर झील के ऊपर से फोटो है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो सांबर झील की लंबाई है सर 32 किलोमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 से लेकर 15 किलोमीटर तक। सर 3 से 15 किलोमीटर कैसे है? कि सर लंबाई तो समझ में आती है कि चलो इस सांबर झील की लंबाई तो 32 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई 3 से 15 किलोमीटर कैसे है? कहीं पर इसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर होगी, कहीं पर 4 किलोमीटर होगी, कहीं पर 10 किलोमीटर होगी, और कहीं पर सांबर झील बहुत ज्यादा चौड़ी है, वहां पर इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर होगी। मतलब ये पूरी फिक्स नहीं है। ठीक है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है। ओके। हाँ, क्या कमेंट किया है तूने? एक मिनट यार, कमेंट देख लेते हैं। भाई ने कुछ कमेंट किया है तूने? अरे यार, ये नंबर नहीं हो सकते, सबके लिए नंबर नहीं हो सकते है ना। कॉल कर लेना भाई, जैसे क्लास समाप्त हो ना उसके बाद में आप कॉल कर लेना। ठीक है, तो जिसको भी आने को कोई बात करनी हो तो आराम से कॉल कर लेना। चलो भैया जाओ। तो राजस्थान के 3 जिलों में फैली हुई है, जयपुर है, डिडोना कुचामन है, और अजमेर के अंदर। आपने देख लिया, ये राजस्थान के 3 जिलों में फैली है। ये आपका जयपुर रहा, इधर आपका अजमेर रहा, इधर आपका डिडोना कुचामन रहा। तो राजस्थान के 3 जिलों में फैली है। अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई तो फिक्स रहेगी। इसकी लंबाई कितनी है सर? लंबाई तो आपने बता दी 32 किलोमीटर, इसकी लंबाई 32 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है। मतलब देखो 3 मिलेगी, लेकिन 3 से लेकर 15 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई है। राजस्थान की 3 जिलों में फैली है, लंबाई 32 किलोमीटर, चौड़ाई 3 से 15 किलोमीटर। एक बार एग्जाम में इसका अक्षांश और देशांतर भी पूछ लिया था। अक्षांश तो नहीं पूछा, लेकिन इसका देशांतर पूछा है। तो सांबर जिले 27 से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में है। ठीक है। हाँ, अरे तो रुक जाओ, अरे तुम कमेंट करने, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आराम से क्लास के बाद में कॉलिंग के ऊपर बैठ जाऊंगा। जिसको भी बात करनी हो आराम से बात कर लेना। ठीक है, बोल देना सर ने क्लास में बोला था कि हमें है वो बात करनी है। ठीक है, तो वो करवा देंगे बात। चलो आगे अब। तो ये थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर ध्यान रखना। अक्षांश देशांतर क्या होते हैं शुरुआत की कक्षा में हमने पढ़ लिया है। तो सांबर 27 से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में है। चलो सर, नॉर्मल सी 3 बातें बताइए, समझ में आ गया? ठीक है सर, चलो। सांबर झील में 4 नदियां अपना पानी लेकर आती हैं। खारी है, मेंथा है, खंडेला है। ये 3 नदियां उत्तर दिशा से अपना पानी लेकर आती हैं, और एक नदी है रूपनगढ़, जो अपना पानी दक्षिण दिशा से लेकर आती है। इन नदियों के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। देखो भी, सांबर जिले में 4 नदियां अपना जल लेकर आती हैं। किताब में आपकी ये फोटो भी दे रखी है। ये जो आपको बीच में फोटो दिखाई दे रही ना, ये ओरिजिनल सांबर झील की फोटो है। पहले मैं सोच रहा था कि यार डायग्राम बना के मैं सांबर झील दूं, लेकिन मैंने कहा डायग्राम यार ओरिजिनल लेते हैं। ये जो आपको बीच में फोटो दिखाई दे रही ना, ये ओरिजिनल सांबर झील है भाई। अगर किसी ने नहीं देखी है तो देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि मैंने किताब में ही दिखा दी।
यह आपकी ओरिजिनल सांबर झील है। इस सांबर झील में 4 नदियां अपना पानी लेकर आती हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। एक नदी है खंडेला जो सीकर की तरफ से आती है और अपना जल लेकर कहां पर समाप्त कर देती है, सांबर में समाप्त कर देती है। ठीक है सर। एक नदी है मेंथा या मेंढा, ये उत्तर दिशा से आती है, ये भी उत्तर दिशा से आती है, ये भी उत्तर दिशा से और ये भी उत्तर दिशा से आती है, तीनों मतलब ऊपर से आ रही हैं। ये उत्तर दिशा से आती है और ये भी अपना पानी कहां पर लेकर आती है, सांबर में लेकर आती है। एक नदी है खारी जो डिडवाना कुचामन की तरफ से आती है और यह भी अपना पानी सांबर झील में लेकर आती है। 3 ऐसी नदियां हैं जो अपना पानी उत्तरी दिशा से लेकर आएंगी। एकमात्र ऐसी नदी है रूपनगढ़ जो अपना पानी दक्षिण दिशा से लेकर जाएगी भी। ठीक है, ये जो अपना पानी है किस दिशा से लेकर जा रही है, दक्षिण दिशा से लेकर जा रही है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। रख लोगे ध्यान में? ठीक है, चलो आगे। ओके सर, नॉर्मल सी बातें बताएं। सांबर जिले में 4 नदियां अपना जल लेकर आती हैं। कौन कौन सी 4 नदियां? 3 ऊपर से आती है, एक नीचे से आती है। अब सांबर में जो नमक तैयार किया जाता है वो क्यार पद्धति के द्वारा तैयार किया जाता है। सर क्यार पद्धति मतलब क्यारियां, इस प्रकार से क्यारियां बनाकर नमक का उत्पादन किया जाता है। देखो ये क्यारी बना ली, हाँ सर ये क्यारी होगी, यहां पर नमक बनाया जाएगा। दूसरी क्यारी ये बना ली, इनको क्यारियां बोलते हैं भाई, दूसरी क्यारी होगी। आगे देखो तीसरी क्यारी है, चौथी क्यारी है। इस प्रकार से क्यारियों के द्वारा सांबर में नमक तैयार किया जाता है। खुद फोटो देख लो, ये जो अपने व्यक्ति लगे हुए ये क्या कर रहे हैं, सांबर में नमक तैयार कर रहे हैं। सांबर में क्यार पद्धति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। सर्वाधिक नमक कौन सी नदी लेकर आती है? मेंथा नदी। भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इन 4 नदियों में सबसे ज्यादा जो नमक लेकर आती है ना, सबसे ज्यादा लवणता लेकर आती है वो यानी कि मेंथा या मेंढा नदी लेकर आती है। ये एक बात भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि सांबर जिले में सर्वाधिक नमक कौन सी नदी लेकर आती है, तो मेंथा नदी सांबर जिले में सर्वाधिक नमक लेकर आती है। क्यार पद्धति वाला मैंने बता दिया। सांबर जिले देश की सर्वाधिक नमक उत्पादन वाली झील है। एक बात और ध्यान रखना, मतलब अगर देश में नमक उत्पादन हो रहा है 100%, तो उसमें से सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन सांबर झील कर रही है। देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादन सांबर झील अकेली कर रही है। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। सांबर जिले में क्यार पद्धति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। सांबर जिले देश की सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील है, सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कर रही है, सर्वाधिक नमक उत्पादन कर रही है। ठीक है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन सांबर से होता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है उड़ीसा में। दूसरी बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है। लेकिन अगर बात करें कि सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कौन सी करती है, तो पूर्व भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करती है सांबर झील। पूरे भारत में अकेले यानी कि 8.7% नमक उत्पादन करती है। कोई कारखाना भी लगाया होगा नमक उत्पादन के लिए? बिल्कुल लगाया गया। कोई कंपनी भी होगी, कारखाना भी होगा, बिल्कुल है। उसका नाम है सांबर साल्ट लिमिटेड। केंद्र सरकार के द्वारा 1964 में यहां पर नमक का उत्पादन करने के लिए कारखाना लगाया गया, फैक्ट्री लगाई गई, उसका नाम है सांबर साल्ट लिमिटेड। ठीक है, ये क्या करती है, सांबर में नमक उत्पादन का कार्य करती है। कंपनी किसकी? अभी ये हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की कंपनी है। आपने सुना होगा हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, तो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की ही कंपनी है सांबर साल्ट लिमिटेड। ये तो देखो HSL दिख रहा होगा आपको, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, और इसी की कंपनी है सांबर साल्ट लिमिटेड। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं सर? नमक उत्पादन करने का काम करती है। केंद्र सरकार ने कहा कारखाना हम लगा के देखते हैं, कंपनी हम लगाएंगे, लेकिन हम इसके ऊपर पूरा पैसा नहीं लगाएंगे। 60 रुपए हम लगाएंगे, 40 रुपया राज्य सरकार लगाएगी। तो इसमें केंद्र की 60% हिस्सेदारी है और राज्य सरकार की इसमें 40% हिस्सेदारी है। रह जाएगा ध्यान में? ठीक है सर। सांबर साल्ट लिमिटेड 1964 में इसकी स्थापना की थी। सर ये क्या काम करती है सांबर साल्ट लिमिटेड? भाई सांबर के अंदर नमक उत्पादन का कार्य करती है। नमक का उत्पादन होगा तो कोई ना कोई कंपनी की स्थापना करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो ये जो सांबर साल्ट लिमिटेड है, ये हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की ही सहायक कंपनी है। केंद्र की 60% है और राज्य की इसमें 40% हिस्सेदारी है। समझ जाओगे? ठीक है सर। और बताओ सर, सांबर जिले की कोई विशेषता हो तो? इस सांबर जिले में गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस आता है और कुर्जा पक्षी सांबर जिले में भ्रमण करने के लिए आता है। 2 पक्षी आपका ध्यान रखना। हालांकि सांबर जिले में खूब सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, लेकिन अपने को 2 पक्षी के बारे में ध्यान रखना है। एक तो गुजरात का राज्य पक्षी है जिसका नाम है राजहंस। ये राजहंस सांबर जिले में भ्रमण करने के लिए आता है। हालांकि शादियों के कार्ड में राजहंस पक्षी का जिक्र आपने खूब सुना होगा।
दो लाइनें फिक्स होते हैं शादी के कार्ड पर, क्या भेज रहे हैं निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल ना जाना आने को। तो ये जो राजहंस है गुजरात का राज्य पक्षी है जो हमारे सांबर जिले में भ्रमण करने के लिए आता है। एक पक्षी तो ये हो गया राजहंस। दूसरा कुर्जा पक्षी। कुर्जा थे आकाश में कित जाओ की काम में, इण धररो संदेशड़ो पहुंचाओ उण धाम। कुर्जा पक्षी हमारे राजस्थान के खींचन गांव फलोदी में आता है। वो सांबर जिले में भ्रमण करने के लिए आता है, सांबर जिले को देखने के लिए आता है। जब हम कला संस्कृति के अंदर लोकगीत पढ़ते हैं तो वहां पर हम कुर्जा गीत भी पढ़ते हैं। कुर्जा पक्षी विरह का प्रतीक है। विरह का मतलब दुख, दुख में गाए जाने वाला गीत का प्रतीक है। एक महिला का पति व्यापार करने के लिए विदेश चला जाता है, तब वह महिला कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपना संदेश अपने पति को पहुंचाती है। उड़ती कुर्जलिया जाई जे रहा संदेशों मारो पीऊ तो पूछाई जे रहा। पहले तो क्या क्या व्हाट्सएप फोन तो हुआ नहीं करते थे, पहले चिट्ठियां भी नहीं चला करती थी, तब महिला पक्षियों के माध्यम से ही अपना संदेश अपने पति तक पहुंचाती थी। ठीक है, तो यानी कि कुर्जा पक्षी को कहती है कि आप यानी कि हमारा संदेश हमारे पति तक पहुंचाओ, आपकी पत्नी आपको बहुत ज्यादा मिस करती है क्या। ठीक है, आजकल तो छोटा सा व्हाट्सएप पे रिप्लाई आता मिस यू गया बस, है ना। ये पहले यानी कि पक्षियों के माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता था। तो ये जो हमारा कुर्जा पक्षी है जो हम लोकगीत के अंदर पढ़ेंगे, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कुर्जा पक्षी किसका प्रतीक है, विरह का प्रतीक है। मतलब जब महिला दुखी होती है, दुखी कब होगी सर, अपने पति की याद में, उसको पति की याद आएगी तब महिला दुखी हो जाएगी, तो अपने पति की याद में वो कोई ना कोई गीत गाएगी और उस समय वह कुर्जा पक्षी को याद करेगी और कहेगी कि हे कुर्जा पक्षी तो इन धड़ रो संदेश रो का तू यहाँ का संदेश पहुंचावन उण धाम है। तो यानी कि वहां तक मेरे पति तक वो संदेश पहुंचा दे कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूं, और यानी कि प्रदेश की नौकरी छोड़कर घर पे आ जाएगा। ठीक है, तो गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस और कुर्जा पक्षी जो खिचन गांव में आता है, ये दोनों यानी कि सांबर जिले में भ्रमण करने के लिए आते हैं। उड़ती कुर्जलिया जाई जेरा संदेशो मारो पीव तले जाई जेरे। ठीक है, ओके। 2019 के अंदर सांबर जिले बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। अगर आपने उस समय अखबार देखे होंगे, न्यूज़पेपर पढ़े होंगे या फिर कोई भी अन्य का टीवी देखा होगा, तो उस समय सांबर जिले बहुत ज्यादा चर्चा में थी। और 2019 से लेकर 2023 तक लगातार सांबर झील से एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था कि हजारों पक्षियों की मृत्यु के कारण राजस्थान की कौन सी झील चर्चा में रही थी, सांबर झील। क्योंकि 2019 में एक साथ सांबर झील में 23,000 पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। 2008 में 7 से 8,000 पक्षियों की मृत्यु हुई थी। 2018 में लगभग 183 पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन 2019 में एक साथ सांबर झील में 23,000 पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि एक बैक्टीरिया था जिसके कारण बीमारी फैली थी, उसका नाम था एवियन बोटुलिज्म। इस बैक्टीरिया ने पक्षी के तंत्रिका तंत्र को इतना प्रभावित किया कि पक्षियों को लकवा मार गया। हालांकि एक साथ इतने पक्षियों की मृत्यु का वैज्ञानिक कारण सही रूप से नहीं मिला, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाया गया कि सांबर झील का जो जल स्तर था एक साथ में नीचे गिर गया, और एक साथ में नीचे गिरा तो उसकी लवणता बढ़ गई, और वह लवणता वाला पानी पक्षियों ने पी लिया, जिससे एवियन बोटुलिज्म नामक बैक्टीरिया एक्टिव हो गया और उसने पक्षियों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर दिया। इससे क्या हुआ, हजारों पक्षियों की मृत्यु हो गई। तो अपने को हालांकि बीमारी कभी नहीं पूछी गई, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी गई कि कौन सी बीमारी के कारण सांबर झील के पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। बस एक बात पूछी गई है कि 2019 में सांबर झील में एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी से हजारों पक्षियों की मौत हो गई थी। ठीक है, हाँ, पता नहीं भी कहां पर आता है गुर्जर। बीमारी कभी नहीं पूछी गई है, कभी भी नहीं पूछी गई है कि कौन सी बीमारी के कारण है वो पक्षियों की मृत्यु हुई। सिंपल सा एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी झील हजारों पक्षियों की मौत के बाद में चर्चा में रही है, तो वो कौन सी झील थी, सांबर झील थी। ठीक है, तो आप फोटो उसमें देख भी सकते हो कि हजारों पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि वैज्ञानिकों ने खूब सारी खोजबीन की, बस एक यही अनुमान लगाया गया कभी एक साथ में यानी कि जल स्तर है वो नीचे गिरा था और वो लवणता वाले पानी बाबू पक्षियों ने पी लिया था, जिसके कारण इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1990 में सांबर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया। सर ये रामसर साइट क्या है, इसकी अपन अभी बात करते हैं, रामसर साइट की भी चर्चा करेंगे, ये बात मैंने बताई थी। ठीक है सर, रामसर साइट देखो, रामसर है वो ईरान के अंदर एक शहर है। या फोटो देख सकते हो, ये जो आपको फोटो दिख रही है ये कौन से शहर की फोटो है, रामसर की फोटो। अभी
ये ईरान के अंदर एक शहर है, ठीक है। यहां पर 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए सम्मेलन बुलाया जाता है, एक मीटिंग बुलाई जाती है। आर्द्र का मतलब होता है कि ऐसी भूमि जिसमें हमेशा जल रहे, जो हमेशा गीली रहे, उसे हम कहते हैं आर्द्र भूमि। अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं तो इसका मतलब होता है वेट लैंड्स। वेट का मतलब होता है गीला, और लैंड्स का मतलब होता है भूमि, यानी कि गीली भूमि। ऐसी भूमि जो हमेशा जल के अंदर डूबी रहे, ऐसी भूमि को हम क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कहते हैं। इसके लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसमें खूब सारे देशों ने भाग लिया था। हालांकि भारत उसमें शामिल नहीं हुआ था। इस सम्मेलन में यह बात कही कि हम यानी कि आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे। क्या जो भी यानी कि आर्द्र भूमि है विश्व के अंदर, हम उनको चिन्हित करेंगे और उनका संरक्षण करेंगे। यानी कि ऐसी भूमि का हमें संरक्षण करना है, उस भूमि में हमेशा क्या रहता? पानी रहता है। जो भूमि हमेशा जल के अंदर डूबी रहती है उसे हम कहते हैं वेटलैंड, मतलब आर्द्र भूमि। इसके लिए ईरान के शहर रामसर में सम्मेलन किया गया था, वही है रामसर स्थल, ठीक है। हालांकि 1971 के अंदर यह सम्मेलन बुलाया गया था, लेकिन यह बाद में 1975 के अंदर अस्तित्व में आता है। यह रामसर सम्मेलन है। राजस्थान के 2 रामसर साइट इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में लगभग यानी कि 90 रामसर साइट हैं। राजस्थान के केवल 2 स्थान रामसर साइट में शामिल हैं। एक तो केवलादेव गणापक्षी विहार जो 1981 को शामिल किया गया था, और दूसरा है सांबर झील जो 1990 के अंदर शामिल की गई थी। हम यानी कि ये रामसर जो साइट है इसके अंदर ये कहा गया कि हम सांबर झील का क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे, क्या सांबर झील के संरक्षण को बढ़ावा देंगे। इसी प्रकार से केवलादेव गणापक्षी विहार को भी 1981 में शामिल किया गया था। पहले केवलादेव गणापक्षी विहार को 1981 में शामिल किया गया था, उसके बाद में भारत 1982 में जाकर इसमें शामिल होता है रामसर साइट में। भारत बाद में इसका हिस्सा बनता है, ठीक है। ओके, चलो आगे। नॉर्मल सी बातें मैंने बताई हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब अपन देख लेते रामसर साइड। तो रामसर एक शहर है, ईरान के अंदर है। यहां पर 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड्स, वह स्थल जो हमेशा जल में डूबा रही, तो आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए, उनकी रक्षण करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व के खूब सारे देश इसमें शामिल हुए और यहां पर यह चर्चा की गई कि हम आर्द्र भूमियों का संरक्षण करेंगे। क्या तो 1975 को अस्तित्व में आता है, सम्मेलन 1971 में होता है, लेकिन ये 1975 में अस्तित्व के अंदर आता है। भारत बाद में शामिल होगा, भारत 1982 में इसका हिस्सा बनता है। इससे पहले राजस्थान के 2 स्थान रामसर साइट में शामिल कर लिए गए थे। एक पहला स्थान कौन सा था? केवलादेव गणापक्षी विहार 1981 में शामिल किया गया था, 1982 में भारत इसका हिस्सा बनता है। और दूसरा स्थान था सांबर झील 1990। तो ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान के 2 रामसर साइट कौन से हैं। एक तो केवलादेव गणापक्षी विहार 1981 में शामिल किया गया था, एक अपने सांबर झील है जो 1990 के अंदर शामिल की गई थी, ठीक है। केवलादेव गणापक्षी विहार अपन आगे पढ़ेंगे, जब अभ्यारण्य पढ़ेंगे तब। अभी आपकी सांबर झील आ चुकी है, तो सांबर झील के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सांबर झील को 1990 के अंदर रामसर साइट में शामिल कर लिया गया था। रामसर साइट क्या समझ जाओगे ना? समझ जाएंगे सर। तो बस सांबर झील कंप्लीट है, इतनी बातें हैं। बताओ भी। हाँ, बताओ बताओ। राधे राधे सर। जियो हेरिटेज, अरे भाई विश्व विरासत में शामिल किए जाते हैं ऐसे स्थल। रिप्लाई दो प्लीज, पूछो पूछो और क्या पूछना है। भारत बाद में हिस्सा बन गया, 1981 के अंदर इसको शामिल किया गया था, ठीक है। केवलादेव गणापक्षी विहार को, जैसे मान लो कि विश्व का सम्मेलन है और वो कह रहे हैं यार कि हम मतलब विश्व के अंदर जो मतलब जो आर्द्र भूमि है उनका क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। कौन कौन से स्थान शामिल करें? बोला यार एक तो राजस्थान में क्या है केवलादेव गणापक्षी विहार, उसको शामिल कर लो। क्या भारत उसमें शामिल नहीं था? बोला यार ठीक है हम इसका संरक्षण करेंगे, इसको बढ़ावा देंगे। क्या ठीक है, तो शामिल तो कर ही सकते हैं। भारत बाद में 1982 के अंदर इसमें शामिल हो गया था, ठीक है। चलो भाई, चलो आगे। नॉर्मल सी बात है, बस ये कंप्लीट हो गया तो बस कंप्लीट है। खारे पानी की झीलें ज्यादा बड़ी है नहीं। अगली जो झील है उसका नाम है पचपदरा झील। पचपदरा झील कहां पर है सर? पचपदरा के अंदर है। पचपदरा कहां पर है? बालोतरा में है। ये राजस्थान की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। पहली कौन सी थी? सांबर।
राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर है। राजस्थान की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील पचपदरा है जो बालोतरा में है। ये लूणी बेसिन में है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, लूणी बेसिन के अंदर स्थित है। यहीं से पास से लूणी नदी गुजरती है, आप सबको पता है कि बालोतरा के बाद में लूणी नदी का जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। और यहीं पर अपनी पचपदरा झील है। तो ये जो पचपदरा झील है ये लूणी बेसिन के अंतर्गत आती है। ठीक है, बेसिन समझ गए? हाँ सर, लूणी नदी मतलब यहां से पूरे क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तो ये इस नदी का क्षेत्र बेसिन कहलाता है। ठीक है, तो इस बेसिन के अंतर्गत ये अपनी पचपदरा झील आती है। और बालोतरा के बाद में लूणी नदी का जल है वो क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। इसका निर्माण कराया था पंचा भील ने। कहते हैं कि लगभग यानी कि 400-500 साल पहले पंचा भील ने पंचपदरा में जाकर एक खड्डा खोदा, एक सरोवर का निर्माण कराया और उसका नाम रख दिया पचपदरा झील। ठीक है, और ये बन गई राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। हालांकि इसका जो नमक है ना वो सबसे बढ़िया है। इतना बढ़िया नमक खाने के लिए सांबर का भी नहीं है। सबसे बढ़िया नमक है वो पचपदरा का मिलता है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है सर? नमक का होता है NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। नमक के लिए जरूरी क्या? NaCl, सोडियम क्लोराइड। और इस पचपदरा के पानी के अंदर 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता। बताओ सबसे बढ़िया नमक होगा कि होगा सर? सबसे बढ़िया नमक पचपदरा का होगा, क्योंकि पंचपदरा के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि यहां का नमक सबसे बढ़िया है। लेकिन यहां पर एक जाति रहती है जिसका नाम है खारवाल, वो कहती है कि नहीं, इसका नमक इसलिए बढ़िया नहीं है कि यहां पर NaCl पाया जाता है। खारवाल जाति कहती है कि इसका नमक इसलिए बढ़िया है क्योंकि हम मोरली झाड़ी का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा नमक बनाते हैं। कैसे सर? यहां पर खारवाल जाति रहती है और जब वो नमक का उत्पादन करती है, जब वो नमक बनाती है ना, तो उसके ऊपर से मोरली झाड़ी घुमा देती है। एक झाड़ी होती है जिसका नाम है मोरली झाड़ी, और मोरली झाड़ी ऊपर से घुमा देती है और कहती है कि मोरली झाड़ी घुमाते हैं ना ऊपर से, इसलिए इसका नमक सबसे बढ़िया है। और इसे हम क्या कहते हैं? रेस्ता पद्धति कहते हैं। तो यहां खारवाल जाति द्वारा परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी का प्रयोग कर नमक बनाया जाता है। देखो इस प्रकार से, यानी कि नमक की ढेरी लगी हुई है, आपको दिख रहा होगा, और इसके ऊपर से मोरली झाड़ी घुमा देंगे और फिर कहेंगे कि देखो मोरली झाड़ी घुमा रहे ना, इसलिए नमक बढ़िया है। क्या? अगर वैज्ञानिक तरीकों की बात करें तो वैज्ञानिक तरीके ये कहते हैं कि यहाँ के नमक में NaCl 98% पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड 98% पाया जाता है, इसलिए सबसे बढ़िया नमक है। और अगर अपने परंपरागत तरीकों की बात करें तो खारवाल जाति कहती है कि हम मोरली झाड़ी घुमाते हैं ऊपर से, हम हमारे तरीके का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका नमक सबसे बढ़िया है। और इसे क्या कहते हैं? रेस्ता पद्धति कहते हैं। ठीक है, पंचपदरा के अंदर जो नमक तैयार हो जाता है उसे क्या कहते हैं? कोसिया कहते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया गया था कि पचपदरा का तैयार नमक कोसिया कहलाता है। 1960 में अब देखो कोई ना कोई कारखाना लगाया जाएगा, कोई ना कोई कंपनी लगाई जाएगी। बिल्कुल सर, तो 1960 में यहां पर राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स की स्थापना की पचपदरा के अंदर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपकी पंचपदरा झील है वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। ओके, हाँ। एक सवाल ये है कि पुलिस में दाढ़ी कितनी बड़ी रख सकते हैं? डली करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, एक दिन भी बड़ी नहीं रख सकते, नियम तो ये है। चलूं आगे। कभी आपको MCQ करवाते नहीं देखा? PYQ देखा करो ना, बस वही है अपने MCQ। चलूं आगे। ठीक है, कंप्लीट समझ में आ गया? ओके सर। खारवाल जाति अपने परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी के द्वारा नमक का उत्पादन करती है। इसे क्या कहते हैं सर? रेस्ता पद्धति कहते हैं। यहाँ पर जो नमक तैयार हो जाता है उसे हम कोसिया कहते हैं। यहीं पर एक कारखाना लगा देगा 1960 में राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स पचपदरा के अंदर। चलो भी आ जाओ। बस 3 बड़ी झीलें हैं। हाँ, चलो ठीक है। तीसरी जो बड़ी झील है उसका नाम है डीडवाना झील। राजस्थान में 3 बड़ी झीलें, फिर छोटा छोटा आपको केवल नाम ध्यान रखना है। डीडवाना झील कहां पर है? डीडवाना झील डीडवाना कुचामन में है। लेकिन जो डीडवाना झील है उसका नमक खाने योग्य नहीं है। पचपदरा का नमक खाने के लिए सबसे बढ़िया था। डीडवाना का झील
जो नमक है वो खाने के लिए योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड नहीं पाया जाता, यहाँ पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है। यहाँ के नमक में सोडियम सल्फेट पाया जाता है, और जिस नमक में सोडियम सल्फेट पाया जाता है जिसके पानी में, वो यानी कि नमक खाने योग्य नहीं होता। तो सर कुछ ना कुछ तो उपयोग करेंगे, बिल्कुल करो। इसका आप यानी कि कागज निर्माण में उपयोग कर सकते हो, चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये है भाई डिडोना झील कहां पर? डिडोना कुचामन में। इसका नमक खाने योग्य नहीं है, फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक है। अगर आपने कुबड़ पट्टी पढ़ ली तो आप जानते हो कि कुबड़ पट्टी नागौर अजमेर के अंदर फैली हुई है, और कुबड़ पट्टी होती क्या सर? फ्लोराइड की मात्रा शरीर में बहुत ज्यादा हो जाती है, और उसी के कारण यानी कि पेट के अंदर कुबड़ हो जाता है, पेट झुक जाती है, समय से पहले हम बूढ़े दिखने लग जाते हैं, दांत पीले हो जाते हैं, चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ जाती हैं, ये सब फ्लोराइड के कारण है। इसलिए अपने जो डिडोना कुचामन वाली झील है, इसका जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है, फ्लोराइड की मात्रा यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो क्या करेंगे सर? इसका जो उपयोग है वो कागज उद्योग में लो, चमड़ा उद्योग में लो। जैसे यानी कि अपने कागज बनाने के अंदर न्यूज़पेपर होते हैं, अखबार होते हैं, उसके अंदर इस नमक का उपयोग किया जाता है। सर अखबार के अंदर भी बिल्कुल, जो अपने घर के ऊपर अखबार आते हैं, कभी आप उसको टेस्ट करके देखना, चक्कर देखना, अखबार आपको थोड़ा सा खारा खारा लगेगा, मतलब उसके अंदर नमक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ। तो इसके नमक का उपयोग कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग में होता है। इस यहाँ पर नमक उत्पादन का कार्य कौन करता है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, यहाँ पर इसके द्वारा नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के द्वारा। हाँ, चलो आगे। ठीक है सर, यहाँ नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के द्वारा किया जाता है, और ये मैंने बता ही दिया। इस जिले में सोडियम लवण के निर्माण हेतु सोडियम सल्फेट संयंत्र है वो स्थापित किया गया है, क्योंकि यहाँ नमक में वो सोडियम सल्फेट पाया जाता है, तो सोडियम सल्फेट का संयंत्र लगाया गया है। यहाँ पर जो नमक बनाने वाली संस्था है उसको क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। तो डिडोना कुचामन जिले में जो नमक बनाने वाली संस्था, उसको देवल के नाम से जाना जाता है। बस कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, ये नॉर्मल सी बातें थी, कुछ नहीं है। डिडोना कुचामन झील कहां पर है सर? डिडोना कुचामन के अंदर, नाम ही देखो डिडवाना है, तो डिडवाना झील डिडोना कुचामन के अंदर। नमक खाने योग्य नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लोराइड पाया जाता है। तो सर क्या करेंगे? नमक का उपयोग क्या करेंगे? कागज उद्योग में ले सकते हो, चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग ले सकते हो। नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के द्वारा किया जाता है। इस झील में सोडियम लवण के निर्माण हेतु, मतलब इसके नमक के निर्माण हेतु सोडियम सल्फेट का संयंत्र लगाया गया है, कारखाना लगाया गया है। तो यहाँ पर जो नमक बनाने वाले संस्था, उनको देवल के नाम से जाना जाता है। बस कंप्लीट है। अब अपने को केवल नाम ध्यान रखने हैं कि खारे पानी की कौन कौन सी अन्य झीलें हैं, केवल नाम देगा। जैसे सिंपल सा पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है, कौन सी मीठे पानी की झील है, तो केवल आपको नाम ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले है लूणकरणसर झील, कहां पर है सर? बीकानेर के अंदर। ये आप फोटो देख लो, ये फोटो आपकी लूणकरणसर झील की। ताल छापर झील कहां पर है सर? सुजानगढ़ चूरू में है। ये जो आपकी झील दिखाई दे रही है वो ताल छापर झील जो सुजानगढ़ चूरू में है, और ताल छापर झील भी खारे पानी की झील है। काओद झील कहां पर है? जैसलमेर में है। रेवासा झील कहां पर है? सीकर में। ये आपको ध्यान रखना है। केवल इतना सा पूछेगा कि कौन सी झील खारे पानी की है, कौन सी झील मीठे पानी की है। तो अभी मैंने बताया कि लूणकरणसर झील बीकानेर में पाई जाती है, खारे पानी की झील है। ताल छापर झील सुजानगढ़ चूरू में पाई जाती है, खारे पानी की झील है। काओद झील जैसलमेर में है, यह भी खारे पानी की है। रेवासा सीकर में है, यह भी खारे पानी की है। इसके अलावा बाप और फलोदी दोनों जिले कहां पर है सर? दोनों जिले फलोदी में है, ये भी खारे पानी की झील है। कुचामन झील कहां पर है सर? डिडोना कुचामन में, ये भी खारे पानी की झील है। पोखरण झील कहां पर है सर? जैसलमेर में, ये भी खारे पानी की झील है। कोछोर झील सीकर में है, और डिगाना झील कहां पर है? नागौर में है। ये भी कैसी झील है सर? खारे पानी की झील है। केवल आपको नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा नावा के अंदर एक आदर्श लवणीय फार्म स्थापित किया गया है, मतलब मॉडल साल्ट फार्म लगाया गया है। केवल इतना सा ध्यान रखना, अगर कभी पूछ ले तो बस ठीक है। सिंपल सा पूछेगा कि आदर्श लवणीय फार्म कहां पर है, अंग्रेजी में बात करूं तो मॉडल साल्ट फार्म, ये अपने नावा के अंदर लगाया गया। नावा कहां पर है? डिडोना कुचामन में है, तो यहां पर स्थित है ये। ठीक है, ओके। नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे सराज, है ना, बाहर नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है। जैसे सेकंड शिफ्ट, अरे बहुत पेपर इजी आया था, क्या कराऊं मैं, देख लो चाहे कि क्वेश्चन मिला के। ठीक है, तो इसी के साथ में अपने खारे पानी की झीलें हो जाती हैं सारी की सारी कंप्लीट। बताओ, अगर कोई बात पूछनी हो तो आराम से पूछ सकते हो। हाँ,
कंप्यूटर की क्लास यूट्यूब पे नहीं हो रही, ऐप के ऊपर हो रही है ना? अभी हुई थी, आज ही हुई थी। ठीक है, तो आपकी आवाज भारी भारी लग रही है हैं? हाँ यार ठीक है। ठीक है, खारे पानी की झीलें पढ़ लो कि नॉर्मल सी दो चार मैंने बातें बताई हैं, इनको सीधा सीधा अपने को याद करना है। नोट्स तुम्हारे पास में है ही, करेक्शन मैंने कुछ कराया नहीं है, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, जिस प्रकार से आपके हाथ में किताब है उसी प्रकार से मैं टॉपिक है वो धीरे धीरे कंप्लीट करा रहा हूँ। तो देख लेना क्या कौन सा टॉपिक सर कब पढ़ाएंगे, तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही पता चल जाएगा। चलो भाई, समझ जाओगे ना, नॉर्मल सी दो दो चार चार बातें याद रखनी है, अगर रिवीजन करोगे तो आराम से, कोई भी चीज हार्ड नहीं है। कारखाने लगाए गए हैं, अरे कोई मतलब रेस्ता पद्धति है, अरे कोई परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, अरे क्यार पद्धति है, नमक द्वारा तैयार किया जाता है। खारे पानी की झीलें हैं, नमक का काम किया जाता है। चलो ठीक है, जय भीम भाई। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।